यस सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो ठीक है। तो देखो भाई, लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर पढ़ा था, है ना। और प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन में इन शॉर्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले तो हम डिसाइड करते हैं कंपनी कौन सी बनाएंगे, यस सर, उसके फिर बाद मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर्स फिर 7 2 1, है ना। फिर प्रीलिमिनरी प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स सर, या दिन फिर नंबर एप्लीकेशन ऑफ लिए डीएससी अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। नहीं। और यस फिर सर। हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसके बाद? सर प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट के बाद हमने पढ़ा था एप्लीकेशन देंगे नेम के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ हाँ, नेम के लिए। कौन सा और फॉर्म फिर फाइल करते थे? नेम हाँ, अप्रूवल के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करते थे? एक आशीष अब हाँ बताओ। नाम अप्रूवल, नेम अप्रूव कराना है ना आरओसी से, तो कौन सा फॉर्म फाइल करते थे? रन फॉर्म, याद आया? रन फॉर्म, रन की फुल फॉर्म क्या थी? रन की फुल फॉर्म क्या थी भाई? रिजर्व यूनिक नेम, है ना। ठीक है ना। चलो वो सब किया था। उसके बाद हम लोगों ने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स प्रिपेयर किया था अकॉर्डिंग टू टेबल ए टू ई एंड एफ टू जे। मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनाए थे, उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी लगाई थी, उसके बाद एक फॉर्म फाइल किया था। मैंने बताया था कि आज की डेट में वन मैन आर्मी आ गई। फॉर्म का नाम यस क्या था? नरोल का। नहीं, फॉर्म का नाम, फॉर्म का नाम। तो मैंने कहा था इसका एक फॉर्म फाइल कर दो, कंपनी रजिस्टर्ड। स्पाइस, स्पाइस है। स्पाइस 32, है ना। यस सर। स्पाइस की फुल फॉर्म थी सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। यस सर। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप आरओसी के पास फाइल कर देते हो तो आरओसी आपकी कंपनी को रजिस्टर कर लेता है और आपको बदले में एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है। एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन, ये लिखा भी है मैंने, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। राइट। ये एक तरह से कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट भी कहलाता है। क्या कहलाता है ये? बर्थ सर्टिफिकेट कंपनी का। तो अगर आरओसी ने आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया ना, सीओआई, तो ये माना जाता है कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, कि सब कुछ ठीक ठाक है, चाहे कुछ भी ठीक ठाक ना हो। क्या माना जाएगा? कि कंपनी इज रजिस्टर्ड, ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज आर कंप्लाइड विद, और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो भी कुछ लिखा है दैट इज एवरीथिंग लीगल, कुछ भी इलीगल नहीं है, ये माना जाता है। और देखो ये जो सर्टिफिकेट मैंने लिखा भी है, देखो इसमें एक बार देख लेते हैं लोग। इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रार, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि रजिस्ट्रार क्या करता है? जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने आरओसी को फाइल किए उसके बेसिस पे कंपनी को रजिस्टर कर लेता है और इशू कर देता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना, सीओआई इशू कर देता है। ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी शैल बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। कहते हैं सीओआई में जो आरओसी डेट स्पेसिफाई कर देता है उस डेट से कंपनी क्या मानी जाएगी? बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कंपनी की सारी फीचर्स, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी उस डेट से। राइट। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट भी मिलेगा, परपीचुअल सक्सेशन भी मिलेगा, वो सब चीजें मिलेंगी यहां। किसको? कंपनी को। कंक्लूसिवनेस ऑफ सीओआई, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके पूछे जाने के। देखो ऐसा है, एविडेंसेस ना दो तरह के होते हैं। एक प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी, और दूसरा होता है भाई कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस, सुना है ये दोनों नाम कभी? प्राइमा फेसी एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस, सुना है कभी कुछ? नहीं सर। नहीं। देखो प्राइमा फेसी एविडेंस तो ये होता है कि हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे सब कुछ ठीक ठाक है,
बट अगर सामने वाला प्रूव कर देना कि सर कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, सब गलत है, तो फिर गलत ही माना जाएगा। बट कंक्लूसिव एविडेंस में क्या होता है, कंक्लूसिव एविडेंस में कंपनीज एक्ट ये कह रहा है कि अगर सामने वाला पार्टी या थर्ड पार्टी प्रूव भी कर देना सब कुछ गलत है, तो कोर्ट ये कह रहा है भैया आप गलत ही चलेगा, गलत को ही सही मान लेंगे। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ना, वो कौन सी वाला एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस। और भाई जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, शेयर सर्टिफिकेट समझते हो, यस सर। वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है। तो लाइक फॉर एग्जांपल मान लो किसी का ना गौरव का सर्टिफिकेट गिर गया, तो क्या गौरव नाम का एक ही बंदा हो सकता है, दो बंदे नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो किसी दूसरे गौरव का सर्टिफिकेट मिल गया, गिर गया सड़क पे, और ये हमारे वाले गौरव को मिल गया, ये जो क्लास ले रहा है, इसने ये सर्टिफिकेट उठा लिया। इसको सर्टिफिकेट उठाते हुए आशीष ने देख लिया, इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली आशीष ने। अब बाय डिफॉल्ट तो हम ये मान के चलेंगे कि गौरव के पास जो सर्टिफिकेट है ना, वो इसी गौरव का है, क्योंकि नाम भी गौरव लिखा है, ये भी गौरव है। बाय डिफॉल्ट तो क्या मान के चलेंगे कि वो सर्टिफिकेट इसी गौरव का है। बट अगर आशीष प्रूव कर देना कोर्ट में जाके कि सर ये सर्टिफिकेट इसका नहीं है, ये तो किसी और का है, देखो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी, उस बंदे का गिरा जो जा रहा है बाइक पे, है ना, और इसने उठा लिया, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि ये लीगली एंटाइटल्ड नहीं है उस सर्टिफिकेट के लिए। तो ये बात कौन बोल रहा है, प्राइमा फेसी एविडेंस की कंक्लूसिव एविडेंस? कंक्लूसिव एविडेंस है। नहीं, प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी एविडेंस क्या कह रहा है कि हम तो इसी गौरव को मालिक मान लेंगे वैसे तो बाय डिफॉल्ट, बट अगर ये आशीष प्रूव कर देगी सर वो सर्टिफिकेट इसका नहीं है, तो कोर्ट क्या कहेगा, हाँ भाई इसका नहीं है, फिर तो ये चोर है गौरव, ऐसे समझ लो, इसने चुराया है ये सर्टिफिकेट, तो इसको वैलिड राइट वैलिड क्लेम नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है, ये तो प्राइमा फेसी एविडेंस है। कंक्लूसिव एविडेंस अगर हम बात करते तो कानून ये कहता है भैया गौरव ही है मालिक, अब तो बस बात खत्म हो गई, चाहे पढ़े इसको मिला हो, सड़क से पड़ा हुआ मिला हो, बट मालिक हम तो इसी को मान लेंगे। अब जैसे मैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करूं, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, कंक्लूसिव एविडेंस है। तो एक केस पढ़ेंगे अभी हम लोग, जो सीवाई होता है वो कंक्लूसिव एविडेंस होता है। एक केस पढ़ेंगे जुबली कॉटन मिल्स का। उस केस में पता क्या हुआ था, उस केस में कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हमने ना 6 तारीख को जमा करा दिए थे, 6 जनवरी को। ओरिजिनल फैक्ट्स बता रहा हूं उस केस के। 2 दिन बाद, 2 days लेटर, बताओ डेट क्या आएगी 2 दिन बाद, बोलो। 8 तारीख से। 8 तारीख, बिल्कुल सही बात है। 8 जनवरी आ गया ये लो। तो 8 जनवरी को ना आरओसी ने सीओआई इशू कर दिया भाई। तो आरओसी ने सीओआई इशू तो 8 तारीख को किया, बट गलती से डेट उस पर अभी भी 6 डाल दी। गलती तो इंसान से होती है, आरओसी से भी हो गई। तो सर्टिफिकेट तो 8 तारीख को इशू हुआ, बट आरओसी ने उस सर्टिफिकेट में डेट क्या डाल दी, गलती से 6 तारीख डाल दी। चलो जी, एक गलती तो किसने कर दी, आरओसी ने। अब दूसरी गलती पता किसने कर दी, कंपनी ने। कंपनी ने क्या किया, 6 तारीख को शेयर अलॉट कर दिए किसी को, 6 जैन को क्या कर दिया, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इन्होंने किसी को शेयर अलॉट कर दिए। अब मुझे एक चीज बताओ, कंपनी रजिस्टर्ड कब हुई है, बोलो, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 8 तारीख को सर। 8 तारीख को। तो कंपनी तो 8 तारीख से एग्जिस्टेंस में आई है ना, और कंपनी एग्जिस्टेंस में आने से पहले शेयर अलॉटमेंट हो सकता है क्या, बोलो? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता, कंपनी ने तो 6 तारीख को शेयर अलॉट कर दिए। तो थर्ड पार्टी जो था ना, उसने सूट फाइल कर दिया, पड़ोसी ने सूट फाइल कर दिया उस अलॉटी के। पड़ोसी से चलता है ना भाई, तो सूट फाइल कर दिया कि सर कंपनी तो 8 तारीख को एग्जिस्टेंस में आई है और कंपनी ने इसको शेयर अलॉट कर दिया 6 तारीख को, तो ये अलॉटमेंट तो वॉइड है। बट कोर्ट ने क्या कहा कि भाई सीओआई में डेट देखो क्या डली है, सीओआई में डेट तो क्या डली है, बोलो, 6 जनवरी। तो कोर्ट ने क्या कहा, कंपनी तो भैया 6 तारीख से एग्जिस्टेंस में है, 6 तारीख को इनकॉर्पोरेट हुई है। तो जो थर्ड पार्टी था ना, उसने कोर्ट में प्रूव कर दिया
कि सर आरओसी से गलती से डेट डल गई 6 तारीख। 6 तारीख को तो डॉक्यूमेंट जमा हुए थे, आरओसी ने सर्टिफिकेट 8 तारीख को इशू किया था, बट आरओसी ने गलती से क्या डेट डाल दी, 6 तारीख। आरओसी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, कहते हैं हाँ सर गलती हो गई थी मुझसे, मैंने डेट गलती से 6 डाल दी। तो कोर्ट ने पता क्या डिसीजन दिया, कहते हैं भाई अब तो हम यही मान के चलेंगे कि कंपनी 6 तारीख से एग्जिस्टेंस में है, अब तो मतलब 6 तारीख ही चलेगी, चाहे पड़ी गलती से डली हो। तो कोर्ट ने इस अलॉटमेंट को वैलिड कर दिया, कहते कंपनी एग्जिस्टेंस में मानी जाएगी 6 तारीख से, और 6 तारीख को कंपनी एग्जिस्टेंस में थी, मतलब ये अलॉटमेंट भी वैलिड है। ये ओरिजिनल केस था। तो देखो केस बताता हूं, ये रहा लो, इसको क्लिक करना चाहते हो तो कर लो भाई एक बार। डन सर, कर लिया क्लिक। कर लिया ना। लो जी, कहां गया, ये रहा। देखो केस का नाम था जुबली कॉटन मिल्स वर्सेस लेविस। फैक्ट्स क्या थे इस केस के, 6 जनवरी को नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कर दिए थे हमने किसको, रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रेशन के लिए। 2 दिन बाद रजिस्ट्रार ने क्या किया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, बट उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट क्या डाल दी, 6 जनवरी। 8 के बदले क्या डेट डाल दी गलती से आरओसी ने, 6 जनवरी डाल दी इंस्टेड ऑफ 8, राइट। और 6 तारीख को सम शेयर्स वर अलॉटेड टू मिस्टर लेविस, तो कंपनी ने भी एक गलती कर दी कि 6 तारीख को शेयर अलॉट कर दिए मिस्टर लेविस को। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये अलॉटमेंट वैलिड है कि वॉइड है। इट वॉज हेल्ड, कोर्ट ने क्या कहा, इट वॉज हेल्ड, कोर्ट ने क्या कहा, दैट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस, कि एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाए तो वो क्या माना जाता है, कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है। जो भी उसमें कुछ लिखा है हम तो मान के चलेंगे सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है ना। तो लिखा भी देखो, इट वाज हेल्ड दैट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ ऑल दैट इट कंटेन्स, देयरफॉर इन लॉ द कंपनी वाज फॉर्म्ड ऑन 6 जनवरी एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाज वैलिड। तो कोर्ट ने क्या कहा, हम तो मान के चलेंगे कंपनी 6 तारीख से एग्जिस्टेंस में है और अलॉटमेंट भी वैलिड है, कंपनी 6 तारीख से एग्जिस्टेंस में मानी जाएगी, जबकि आरओसी से गलती से डेट डाली थी 6 तारीख, है ना। बताओ ये केस समझ में आता है कुछ, यस सर। तो बताओ मुझे, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, कंक्लूसिव होगा सर यहाँ पे। कंक्लूसिव होता है। कंक्लूसिव का मतलब सामने वाला अगर प्रूव कर दे ना कि भैया इसमें तो गलत लिखा है, अब वो गलत ही चलेगा, अगर एक बार सर्टिफिकेट इशू हो गया तो फुल एंड फाइनल है वो, ठीक है। चलो दूसरा एक और केस है इसी से रिलेटेड, कंक्लूसिवनेस से रिलेटेड, मूसा वर्सेस इब्राहिम का केस है। क्या कहता है इस केस में, अच्छा ये बताओ पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, 7 सर। 7। सेक्शन बता सकते हो मिनिमम वाली बात कहाँ लिखी है, 2 क्लोज 68। नहीं यार मैंने बताया नहीं था वैसे सेक्शन आपको, क्योंकि आपके यहाँ सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, बट फिर भी कोई पूछे तो बता तो सके। ये लिखा है भाई सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में 7 वाली बात है, क्लोज बी में 2 वाली बात है, क्लोज सी में 1 वाली बात है, समझे क्या। यस सर। 7 तो 1 चाहिए ना मेंबर, मिनिमम 7 पब्लिक कंपनी के केस में चाहिए, कौन बोलता है 31A, प्राइवेट के केस में 2 चाहिए 31B, ओपीसी में 1 चाहिए 31C। 2 क्लोज 68 में तो मैक्सिमम नंबर लिखे थे गौरव, कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं, ये बात लिखी थी वहां, मिनिमम नहीं लिखे थे वहां, है ना। चलो अच्छा हाँ, तो यहाँ इस केस में क्या हुआ, एक पब्लिक कंपनी बनाई इन लोगों ने, और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए हमें 7 मेंबर चाहिए थे मिनिमम, बट इस केस में क्या हुआ, 2 तो एडल्ट मतलब मेजर लोगों ने साइन कर दिया मेमोरेंडम को, और 5 मेंबर जो थे ना वो माइनर थे, उन माइनर लोगों के गार्जियन ने सिग्नेचर कर दिए माइनर के बिहाफ पे, बट मेंबर माइनर को ही दिखाया। तो क्या ऐसा हो सकता है 2 + 5 = 7,
कि 2 मेजर 5 माइनर, माइनर को मेंबर बना सकते हो क्या कंपनी में? नहीं, माइनर को मेंबर इनिशियली तो बना ही नहीं सकते, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो तो मेजर होना जरूरी है। हाँ, बाद में माइनर मेंबर बन सकता है, बट वो भी अलॉटमेंट के थ्रू नहीं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के थ्रू, शेयर ट्रांसफर के थ्रू। और शेयर भी कौन से वाले ट्रांसफर करोगे उसको? फुल्ली पेड वाले, पार्टली पेड वाले ट्रांसफर नहीं कर सकते माइनर को शेयर आप, राइट। तो यहां तो गलती हो गई, ये गड़बड़ हो गई इनसे कि भैया 5 मेंबर के बिहाफ पे किसने सिग्नेचर कर दिया? उनके गार्जियन लोगों ने। माइनर तो मेंबर नहीं बन सकता, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब आरओसी क्या कह रहा है कि चलो भाई रजिस्टर्ड हो गई तो हो गई कंपनी, सर्टिफिकेट भी इशू हो गया, अब सर्टिफिकेट तो कैंसिल नहीं कर सकते। अब एक काम करो, इन्होंने कंपनी को डायरेक्शन दी कि भैया एक काम करो, अब आपके पास 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर क्या करो, 5 मेजर मेंबर और ढूंढ लाओ, नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज कर लो, वरना 6 महीने के बाद कंपनी जितने भी लोन लेगी या डेट्स लेगी उसके लिए, याद आ रहा है कुछ? उसके लिए जो मेंबर्स हैं ये 2 है ना, जो मेजर वाले मेंबर्स हैं वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे। ऐसा कुछ पढ़ा था क्या हम लोगों ने, याद आ रहा है गौरव? यस सर, पढ़ा था। हाँ, सेक्शन याद आया क्या, कौन सा था? सेक्शन था 3A। और कहां पढ़ा था? देखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल में बताया था मैंने, सबसे पहला सेक्शन यही पढ़ा था, 3A। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज कर लो 6 महीने के अंदर अंदर, और 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप 5 मेंबर ढूंढ के नहीं लाए तो जो 2 मेजर मेंबर बचे हैं वो ही पर्सनली लायबल होंगे, उनका घर बेच के भी हम लोन का और डेट्स का पेमेंट कर सकते हैं। वैसे तो कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है ना, बट इस केस में अनलिमिटेड हो जाएगी। तो 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर या तो 5 मेंबर ढूंढ लो या फिर कंपनी बंद कर दो। हम सर्टिफिकेट चेंज नहीं करेंगे, तुम अपनी कंपनी बंद कर लो, ये कह रहे हैं। तो इन शॉर्ट भैया, एक बार सीओआई इशू हो जाए तो वो कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सब कुछ ठीक ठाक है, हम तो मान के चलेंगे, है ना। बट एक चीज और बताओ मुझे, चलो ऐसा कुछ पूछ सकता है वो आपसे, आपने ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख के छोड़ दिया क्या कि हमारी कंपनी स्मगलिंग का काम करेगी? भाई, हमारी कंपनी स्मगलिंग का काम करेगी, और आरओसी ने सीओआई भी इशू कर दिया गलती से, तो अब इसका क्या मतलब है बताओ? कंपनी अब स्मगलिंग शुरू कर दे? स्मगलिंग अब अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, इंट्रा वायर्स हो जाएगा? बताओ, आंसर करो। हाँ जी, स्मगलिंग अब अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, इंट्रा वायर्स हो जाएगा? सुनो, रहेगा तो वो अभी भी इंट्रा वायर्स ही, क्योंकि आरओसी ने सीओआई इशू कर दिया। इंट्रा वायर्स मतलब आरओसी ये कह रहा है कोई बात नहीं, आप स्मगलिंग किए जाओ, हमने कब मना किया। बट एक चीज याद रखना, स्मगलिंग इलीगल था, इलीगल है और इलीगल रहेगा। मतलब स्मगलिंग किए जाओ, स्मगलिंग के जो पेनल प्रोविजंस होंगे वो सब चलेंगे, आपके अगेंस्ट केस भी चलेगा, गुड्स पहले सीज होगा, फिर कन्फिस्केट होगा, आपको जेल भी हो सकती है, पेनल्टीज भी लग सकती हैं, वो सारी बातें अलग हैं। बट हम मना नहीं कर रहे हैं, आप कर लो। बताओ बात समझ में आई क्या? यस सर। अगेन सीओआई तो कंक्लूसिव एविडेंस है, कहते हैं सीओआई हम चेंज नहीं करेंगे, तुमने लिखा है लिख लो, हमें क्या जाता है, राइट। चलो, अलॉटमेंट ऑफ सिन नंबर, ये तो हम पढ़ते थे कि जब भी आरओसी आपको सीओआई इशू करता है, क्या इशू करता है? सीओआई, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सीओआई में सिन नंबर इशू करता है ना, सिन नंबर कितने डिजिट का होता है? 21 सर। 21, अल्फा की और न्यूमेरिक, न्यूमेरिक अल्फा दोनों न्यूमेरिक दोनों, ठीक है। फुल फॉर्म क्या था सिन नंबर का? कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आइडेंटिटी नंबर। कंपनी नहीं है, कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। और आज की डेट में हर कंपनी को अपने हर बिल पे, हर इनवॉइस पे सिन नंबर लिखना जरूरी है, वरना तो पेनल्टी थी कितनी? यस 1000 जी पर पर डे। डे। बिल्कुल ठीक बात है। लो जी, खत्म हो गई ये बात भी, लो अलॉटमेंट ऑफ सिन नंबर खत्म, ये लो, यही था बस बात। शेयर कैपिटल तो हम लोगों ने पढ़ लिया पहले। लो जी, इसके साथ हमारा कंपनी से खत्म हो जाता है जड़ समेत, है ना, यही बात थी। तो थोड़ा सा प्रोसीजर रह गया था बीच में जो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया।
तो आज हम लोग नया एक्ट शुरू करने जा रहे हैं। कौन से वाला? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, तो रिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब शुरू हो जाओ अभी, है ना? ठीक है। सर ये जो पहले आपने चैप्टर पढ़ा दिए वो मैं कैसे करूंगी? उसका देखो दो चीजें हैं, एक तो आपको एप्लीकेशन पे वीडियोस तो मिलेंगी रिया सारी, बट है ना? मैम ने डेली मेरे को कहा था कि अभी बैच स्टार्ट होएगा, वो भी नहीं, कल ये से ये होगा। मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपको अभी देखना तो वो वीडियोस भी देख सकते हो, वरना अभी हमारे बैच बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना? 31 मार्च तक तो हम एडमिशन लेंगे, ओके सर। क्योंकि जून में एग्जाम है इस बार। तो पता Yes, क्या sir. होगा, 31 मार्च के बाद अभी तो जितने एडमिशन होंगे ना, नए चैप्टर से हम लोग एड ऑन करते रहेंगे। 31 मार्च के बाद हम फिर यू टर्न लेके आएंगे, ओके तो सर। उसमें कवर अप करेंगे आप, है ना? चलो यस। ठीक है जी, चलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करते हैं आज। लो जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात कर रहे हैं। कब आया था? 1872 में। 1872 मतलब तब तक तो इंडिया भी आजाद नहीं हुआ था, है ना? और ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इसमें हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? देखो, कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी बेसिक प्रोविजंस होते हैं वो सब हम लोग यहां डिस्कस करेंगे, राइट? और देखो, कॉन्ट्रैक्ट तो आप हर जगह करते हो, है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे आप घर से निकलते हो, पता नहीं कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हुए निकलते हो। रिक्शा वाला हायर किया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। चाय पिए, कॉन्ट्रैक्ट है। मेट्रो में एंटर किए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद अध्ययन में आपने एडमिशन ले लिया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो है दोनों पार्टीज के। पहली बात तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा ना, दो पार्टीज के बीच में होगा। एक बंदा अपने आप से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों पार्टीज के कुछ लीगल राइट्स भी बन जाते हैं, कुछ लीगल ड्यूटीज भी बन जाती हैं। तो जो मेरे राइट्स हैं वो आपकी ड्यूटी हैं, और जो आपके राइट्स हैं वो मेरी ड्यूटी हैं। तो दोनों पार्टीज के कुछ राइट्स भी हैं, कुछ ड्यूटीज भी हैं। और सामने वाला पार्टी अगर आपके राइट्स को इन्फ्रिंज करे तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, या वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना करे, अपने पार्ट को परफॉर्म ना करे, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, उसको लीगली एनफोर्स करा सकते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखो कब आया? 1872 में। और हर एक्ट में कहीं ना कहीं इसकी जरूरत तो पड़ी जाती है, ठीक है? तो ये जो एक्ट है काफी पुराना एक्ट है। इसको कॉपी किया हुआ है इंग्लिश लॉ से। कहां से कॉपी किया है? कॉपीड फ्रॉम इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ से कॉपी किया हुआ है इसको। तो देखो, इंग्लिश लॉ से कॉपी किया है क्योंकि तो इसमें काफी सारी लैंग्वेजेस ना आपको लेटिन वर्ड्स मिलेंगे। काफी सारे वर्ड्स कौन से वाले मिलेंगे? लेटिन वर्ड्स मिलेंगे। लेटिन वर्ड्स मतलब जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो वहां लैंग्वेजेस यूज होती हैं, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे यहाँ। तो किस तरह के वर्ड्स हैं? लाइक कंसेंसस एड आइडम। सुना है ये बात कहीं? कंसेंसस एड आइडम, इस तरह के वर्ड मिलेंगे। कि सर ये तो लिखा ही गया है, हमें यही समझ नहीं आ रहा है ना। कंसेंसस एड आइडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब कि जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो दोनों पार्टीज के माइंड में सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए।
अब मान लो जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मैं भाई अपना मोबाइल फोन बेचना चाहता हूं 2000 रुपए में, ये बताया ही नहीं कौन से वाला मोबाइल फोन। मान लो मेरे पास 2 मोबाइल फोन है, तो आप तो सोच रहे होंगे जो मैंने नया फोन खरीदा है उसकी बात कर रहा हूं, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि पुराने वाला बेचूंगा, नया फोन क्यों बेचूंगा भाई 2000 रुपए में। तो क्या कंसेंसस एडाइडम है? नहीं है। तो मैंने कहा 2000 रुपए में फोन खरीदोगे, आपने तुरंत हाँ कर दिया, हाँ सर मेरा हो गया, ये लो 2000 रुपए। तो मैंने जेब से निकाल के आपको पुराने वाला फोन दे दिया, टूटा फूटा नोकिया का जो फोन है। आप कहते हो सर ये क्या कर रहे हो, ये कौन खरीदेगा 2000 रुपए में? तो मैं क्या कहूंगा कि भाई आप क्या सोच रहे थे कि मैं नए वाला फोन दे दूंगा आपको 2000 रुपए में? नहीं। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्या आप कोर्ट में जाके इसको लीगली एनफोर्स करा सकते हो? नहीं। तो कोर्ट में जाके सबसे पहले तो यही बात होगी ना, कोर्ट यही पूछेगा आपसे, हाँ भाई फोन दिखाया था क्या? वो कहेगा नहीं, तो कहता दोनों घर जाओ फिर, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि कंसेंसस एडाइडम नहीं है। तो दोनों पार्टीज के माइंड में सब्जेक्ट मैटर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। या तो मैं आपको दिखाऊं कि देख भाई ये वाला फोन बेचूंगा 2000 रुपए में, अच्छे से चेक कर ले, तो फिर ठीक है, सब्जेक्ट मैटर सेम हो गया, दोनों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर कर दिया सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ये चीज है। चलो दूसरी चीज, इसी तरह से वो हम लोग यहां वर्ड यूज करते हैं क्विड प्रो क्यो। इस तरह के लैटिन वर्ड्स मिलेंगे आपको, क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब होता है कंसीडरेशन। क्या मतलब होता है इसका? कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या होता है? कहते हैं, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2 पार्टीज के बीच में होता है। एक बंदा अपने आप से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता भाई, ठीक है? तो जैसे आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई मैं आपको ये वाला फोन बेच रहा हूं 2000 रुपए में, तो मुझे फोन के बदले क्या मिल रहा है? 2000 रुपए, और आपको 2000 के बदले क्या मिल रहा है? मोबाइल फोन। तो दोनों को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ ना कुछ मतलब जरूरी नहीं मॉनेटरी हो, नॉन मॉनेटरी भी चलेगा। जैसे आपके और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप अध्ययनम अकेडमी में क्लासेस ले रहे हो, हम कह रहे हैं हम आपको क्लासेस देंगे, आप कहते हो सर फीस तो हमारे पास है नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, मोबाइल फोन दे देना अपना फीस के बदले। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल हाँ। वैलिड हमें होगा। अपनी हमारी सर्विसेज के बदले क्या मिल गया? हमें मोबाइल फोन। आपको मोबाइल फोन के बदले क्या मिल गया? सर्विसेज, क्लासेस। तो मतलब बार्टर सिस्टम भी वैलिड कंसीडरेशन है। बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम कि गुड्स के बदले गुड्स, है ना, सर्विसेज के बदले सर्विसेज। कि भाई ठीक है हम तुम्हें क्लासेस देंगे, तुम हमारे यहाँ 1 महीना अकाउंटेंट की जॉब कर लेना, उसके पैसे मत देना, पैसे मत लेना हमसे। ठीक है, ये भी वैलिड कंसीडरेशन। ठीक है, अगर मैं बाद में मैं आपको क्लासेस तो दे दी, आप हमें अकाउंटिंग की सर्विसेज नहीं दे रहे हो बाद में, तो क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, लीगली एनफोर्स करा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकता हूँ। या फिर वाइस वर्सा, मैंने 1 महीना काम तो करा लिया, आपको क्लासेस नहीं दे रहा हूँ कि भाई पैसे भी दे, तो आप भी कोर्ट में जा सकते हो, ये भी वैलिड कंसीडरेशन था। बट अगर मैं कहूँ आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, पैसे नहीं लूंगा, ना आपको जॉब वॉब करने की जरूरत है, ना मोबाइल फोन देने की जरूरत है, फ्री में पढ़ाऊंगा जी, पैसे नहीं लूंगा, आज तो कह दिया कल मुकर गया, तो क्या आप परसों कोर्ट में जा सकते हो? बोलो हाँ कि ना, आंसर करो। हाँ जी रिया, कोर्ट में जा सकते हो? बोलो। जा सकते हैं सर। क्यों जाएंगे? क्या कहोगे कोर्ट में जाके? अतुल सर ने कहा था फ्री में पढ़ाएंगे, अब वो मना कर रहे हैं, तो कोर्ट नहीं पूछेगा भाई अतुल सर फ्री में क्यों पढ़ाएंगे? वो नहीं पढ़ाएंगे फ्री में, ऐसे क्या मतलब? कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है, हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, है ना। कंसीडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। तो जब तक दोनों पार्टीज को बदले में कुछ ना कुछ ना मिले तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। तो कंसीडरेशन होना जरूरी है। तो फ्री में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैलिड कंसीडरेशन नहीं है, राइट। ऐसे ही मान लो
ओडी ओल्टेराम पार्टेम, सुना है ये वर्ड कभी? ओडी ओल्टेराम पार्टेम, इसका मतलब होता है हियरिंग द अदर साइड। इसका क्या मतलब होता है? हियरिंग द अदर साइड। हियरिंग द अदर साइड मतलब कहते दूसरे पक्ष की बात सुनना जरूरी है। दूसरे पक्ष की बात सुनना जरूरी है। कोर्ट कभी भी वन साइडेड डिसीजन नहीं देता, दोनों की बात सुनेगा तब जाके डिसीजन देगा कोई भी। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि सुनवाई का एक मौका देना, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये भी बोलते हैं इसको, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, सुनवाई का एक मौका देना, सुनवाई का एक मौका देना। तो वही कहना चाहता है, देखो आपने कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना किया हो, मान लो ये जो आशीष है बेचारा शरीफ से है, कुछ बोलता नहीं है, ये है ना, इसी का एग्जांपल लेते हैं। सुनो, आशीष ने ना मर्डर कर दिया किसी का गुस्से में, तो मर्डर कर दिया तो कोर्ट सीधे सीधे सजा सुना देता है क्या? ये तो प्रूव हो गया मर्डर किया है इसने, बट क्या सीधे सीधे इसको सजा दे देता है? ऐसे पूछता है एक बार कोर्ट में कि बता भाई तुमने मर्डर क्यों किया, तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है क्या? पूछता है कोर्ट कि भाई तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है, तुमने मर्डर क्यों किया बताओ। ये बात तो तय है कि तुमने मर्डर किया, तो क्या पता ये जस्टिफाई कर दे? नहीं, किसी जिसका मर्डर किया वो तो आतंकवादी था, टेररिस्ट था, नहीं प्रूव कर दे ये, तो क्या पता बच भी जाए। पता नहीं कितने लोगों की जान लेता है, इससे अच्छा मैंने उसको मार दिया। नहीं, ऐसी एक मूवी आती है टीवी पे, कई बार देखी होगी, सलमान खान की, गर्व के नाम से। उसमें दिखाते हैं वो 18 मर्डर कर देता है, तो कोर्ट फिर भी पूछता है हाँ भाई तूने 18 मर्डर किए हैं, बता क्यों किए? तो कोर्ट में जस्टिफाई कर देता है, तो कोर्ट उसको बाइज्जत बरी भी कर देता है। नहीं, चलो, तो ओडी ओल्टेराम पार्टी मतलब हियरिंग द अदर साइड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो इस तरह की चीजें मिलेंगी आपको इस एक्ट में। ऐसे ही एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग यहां। नॉर्मली तो क्या होता है, देखो आपके और मेरे बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो, कोई झगड़ा हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे को कि भाई तेरे अगेंस्ट केस फाइल करूंगा, ऐसा बोलते हैं ना। बट इस एक्ट में, पूरे एक्ट में केस फाइलिंग वर्ड यूज नहीं किया इन्होंने। क्या वर्ड यूज किया? सूट फाइलिंग। क्या वर्ड यूज किया? सूट फाइलिंग। तो क्या बोलते हैं कि ए फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी, ऐसा नहीं बोलते कि ए फाइल्ड अ केस अगेंस्ट बी, ए फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी, ये वर्ड यूज किया हुआ और आपको भी ये यूज करना है। ये नहीं कर सकते ए फाइल्ड अ केस अगेंस्ट बी, तो वो गलत माना जाएगा, राइट? तो सूट फाइलिंग वर्ड यूज करना इन प्लेस ऑफ केस फाइलिंग। तो इस तरह के लेटिन वर्ड्स आपको बीच बीच में परेशान करेंगे, इसलिए मैंने पहले बताए हैं, आते रहेंगे ये, टेंशन नहीं लेना, हम लोग पढ़ेंगे। लो जी, इसको एक बार क्लिक कर लो। कर लिया सर। कर लिया, चलो ठीक है, वापस आते हैं लोग, शुरू करते हैं जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? देखो 1872 में। हम इसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले सेक्शन 1 की। किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन 1। ये लो जी सेक्शन 1। देखो सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नहीं, हर एक्ट का सेक्शन 1 क्या बोलता है? हर एक्ट का सेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेबिलिटी की। किसकी बात करता है? एप्लीकेबिलिटी की। एप्लीकेबिलिटी का मतलब कि ये वाला एक्ट, या जिस एक्ट की भी हम बात कर रहे हैं, कि वो एक्ट होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा कि पार्ट ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा। और अगर होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा तो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होगा कि एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होगा। तो सेक्शन 1 में हमेशा क्या होता है? एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 में हमेशा क्या होता है? डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस भी ना इन मोस्ट ऑफ द केसेस अल्फाबेटिकली होती हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकली कैसे होती हैं?
कि भाई लाइक जैसे ऑफर है, ऑफर का सेक्शन पहले आएगा या बाद में आएगा? बाद में आएगा सर। बाद में आएगा, बट ये पुराना एक्ट है तो इसमें अल्फाबेटिकली सिस्टम फॉलो नहीं किया, बट नए एक्ट में तो अल्फाबेटिकली सिस्टम फॉलो करते हैं। तो सेक्शन 1 में तो हर एक्ट की क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी, और सेक्शन 2 में क्या होता है, डेफिनेशंस। ये चीजें याद रखनी है। तो इस एक्ट का भी सेक्शन 1 जो है ना वो क्या बोल रहा है, देखो सेक्शन 1 बोलता है इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग J&K, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को क्यों एक्सक्लूड किया, बता सकता है कोई? हाँ जी, प्रकाश डालें कोई। हाँ जी, 377 लगी हुई थी ना। हाँ आर्टिकल 370 की वजह से, सही बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 में स्पेशल प्रिविलेज था, किसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। काफी सारे एक्ट जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होते थे, स्पेशल प्रिविलेज था। बट अब तो गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटा दिया। तो देखो आर्टिकल 370 तो हटा दिया गवर्नमेंट ने, बट एक्ट में तो आज भी क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 हट गया तो ये एक्सक्लूडिंग वर्ड अपने आप थोड़ी हट जाएगा, इसको ये एक्सक्लूडिंग वर्ड अपने आप तो हटेगा नहीं। तो इसको हटाने के लिए ऐसा भी नहीं कर सकते कि चलो काट दो इसको, खत्म हो गई बात। इस वर्ड को हटाना पड़ेगा, और एक्ट में कोई भी वर्ड हटाना है, लगाना है, तो उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ता है। तो एक्ट को चेंज करने के लिए क्या लाना पड़ता है, अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट। और अमेंडमेंट एक्ट के लिए फिर से वही प्रोसीजर, लेंदी सा प्रोसीजर है कि पहले लोकसभा में पास करो, राज्यसभा में पास करो, प्रेसिडेंट की जाके कंसेंट मिलेगी, तब जाके वो अमेंडमेंट एक्ट आएगा। तो अमेंडमेंट एक्ट लाना भी अपने आप में मुश्किल बात है। और देखो कोई एक दो एक्ट हो तो अमेंडमेंट एक्ट ले भी आओ, काफी सारे एक्ट जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होते थे। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि यार इतने सारे अमेंडमेंट एक्ट लाने के बजाय एक नया ही एक्ट पास कर दो ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया एक्ट पास कर दिया, किस नाम से, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, नया ही एक्ट पास कर दिया 2019 में। और उसमें ना सेंट्रल एक्ट की लिस्ट दे दी, और क्या कहा कि आज से ये एक्ट जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होंगे। तो इतने सारे अमेंडमेंट एक्ट लाने के बजाय गवर्नमेंट ने एक नया ही एक्ट पास कर दिया, और उसमें क्या कर दिया, लिस्ट स्पेसिफाई कर दी कि ये वाले एक्ट आज से जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होंगे, और उस लिस्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी नाम है। इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, बोलो। होगा सर। बिल्कुल होगा, बट दैट्स बिकॉज ऑफ सेक्शन 1 या J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। हाँ जी, दैट्स बिकॉज ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सेक्शन 1 की वजह से नहीं। क्योंकि सेक्शन 1 में तो आज भी क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, उसने कहा ये बात। डन, चलो वापस आते हैं लोग। लो जी, दिस एक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही है, वाज पास्ड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, हेंस इट इज कॉपीड फ्रॉम इंग्लिश लॉ। इसलिए इसको कहां से कॉपी किया हुआ है, इंग्लिश लॉ से। और इस एक्ट में कुछ लैटिन वर्ड्स और लीगल टर्म्स भी यूज किए हुए हैं। किस तरह के, जैसे मैंने अभी आपको बताए भी थे। क्विड प्रो क्यो, क्या मतलब था क्विड प्रो क्यो का, समथिंग इन रिटर्न, है ना, दैट समथिंग नीड नॉट बी मॉनेटरी एंड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो क्विड प्रो क्यो मतलब कंसिडरेशन। नंबर 2 कंसेंसस एडाइडम, ये भी बताया था मैंने अभी आपको, मीटिंग ऑफ माइंड, कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा दो पार्टीज के बीच में, दोनों के माइंड में सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं वो कुछ और सोच रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूं। तो इट मींस टर्म्स एंड कंडीशंस क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए दोनों के माइंड्स में, है ना। थर्ड वन सूट फाइलिंग, समझते हैं, अभी बताया मैंने। लास्ट वन ओडी ओल्टेराम पार्टेल, ये भी मैंने अभी बताया आपको, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, है ना, सुनवाई का एक मौका देना। चलो ठीक है, 266 मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि एग्जाम में आप ये पिक्चर अपने आप याद आएगी, आपको माइंड में स्ट्राइक करेगी 266। इस 266 का मतलब है कि भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल सेक्शन ही 266 है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल सेक्शन ही कितने हैं,
266 है। ठीक है जी, चलो अभी जो टोटल सेक्शन थे 266, हमने इसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। हम ये डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर बाइफरकेशन सेक्शन का, कि कौन कौन से सेक्शन हम लोगों को यहाँ फाउंडेशन लेवल पे पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई आशीष, रिया, गौरव, यहाँ तक कोई डाउट, कंफ्यूजन, कुछ क्वेरी है तो पूछ लो मुझसे। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो सर। चलो रिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो सर। चलो, तो भाई ये जो 266 सेक्शन है, 266 सेक्शन, इनका प्रॉपर बाइफरकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कुछ तो सेक्शन यहाँ किस चीज से रिलेटेड है? जनरल कॉन्ट्रैक्ट से, और कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 1 to 75, सेक्शन 1 to 75। तो 75 सेक्शन ये तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं सीए फाउंडेशन में, बिल्कुल पढ़ने, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं सीए फाउंडेशन में, राइट। और जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कि जो सेक्शन है 76 से लेके 266 तक है टोटल। अब इसको हमने फिर से तीन पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। सेक्शन 76 से लेके 123 तक ये जितने भी सेक्शन हैं ये है नहीं थे, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इन सेक्शन को खत्म करके एक नया एक्ट पास कर दिया, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो आज की डेट में ये वाले सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। कहां चले गए? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 1930 में। तो क्या ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ना है हमें? बिल्कुल पढ़ना है, सीए फाउंडेशन में ये भी है। चलो ठीक है जी। और लास्ट वाले जो सेक्शन है ना भाई 239 से लेके 266 तक, 239 टू 266 तक, ये सेक्शन भी गवर्नमेंट ने खत्म करके नया एक्ट पास कर दिया, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आप लोग 12th क्लास में पढ़ते भी हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो वो कहां से टूट के बना? एक तरह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो वो सेक्शन खत्म कर दिया, नया एक्ट पास कर दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो क्या हमें ये एक्ट भी पढ़ना है सीए फाउंडेशन में? बिल्कुल पढ़ना है जी, ये भी पढ़ेंगे। ये क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो बीच वाले सेक्शन है ना भाई, ये 124 से लेके 238 तक, 124 टू 238 तक, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाले सेक्शन आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही हैं। पहले भी थे, आज भी हैं। इसमें तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं हम लोग। एक इंडेमनिटी एंड गारंटी होता है, एक बेलमेंट एंड प्लेज होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है। ठीक है, ये तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये हम लोग सीए फाउंडेशन में नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे सीए इंटर में जाके। कहां पढ़ेंगे? सीए इंटर में है ये। तो हम लोगों को फाउंडेशन लेवल पे कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं आप? एक तो ये वाले 1 to 75, एक ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एक ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये तो नहीं पढ़ेंगे। इसके अलग कंपनीज एक्ट भी पढ़ेंगे, जो कि अभी हम लोगों ने खत्म किया। कंपनीज एक्ट 2013 थोड़ा सा ही है। कंपनीज एक्ट जो आप लोगों ने पढ़ा ना, मुश्किल से 5-7% पढ़ा है यहाँ फाउंडेशन लेवल पे। हाँ, इंटर लेवल पे ज्यादा आएगा। और जो नया सिलेबस है ना, जो सीए इंस्टीट्यूट नया सिलेबस ला रहा है, उसमें लॉ पे ही फोकस कर रहा है। अभी सीए फाउंडेशन में 60 मार्क्स का चल रहा है ये लो, और प्रपोज्ड स्कीम जो है ना नया सिलेबस, उसमें 100 मार्क्स का हो जाएगा ये। ऐसे सीए इंटर लेवल पे भी लॉ बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो। तो कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी, ये भी पढ़ेंगे। इसके अलग एलएलपी एक्ट भी पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? एलएलपी एक्ट 2008, ये भी पढ़ेंगे, ये भी है फाउंडेशन लेवल पे। तो इन शॉर्ट सीए फाउंडेशन में कौन कौन से एक्ट पढ़ेंगे? एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक कंपनीज एक्ट और एक एलएलपी एक्ट। ये आपका सिलेबस है जी, जो हम पढ़ेंगे यहाँ। समझ आ रहा है ना क्या क्या पढ़ना है? यस सर। चलो, तो भाई अब हम लोगों को पहले इन द फर्स्ट इंस्टेंस तो यहीं से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? जनरल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 to 75 से शुरू करेंगे हम लोग। सेक्शन 1 में मैंने अभी आपको बताई है, तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन पार्ट है। तो डेफिनेशन से शुरू करेंगे हम लोग इसको।
इसको क्लिक कर लो एक बार। खत्म। ये सर क्लिक कर लिया, लिखिए। कर लिया, चलो ठीक है। तो कितने एक्ट पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी, बोलो बोलो। रिया कुछ कह रहे हो आप? सर क्लिक कर रही थी। कर लो कर लो। आशीष कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है भाई? तुम इतने शांत नहीं रहा करो, पूछते रहा करो कुछ, है ना? कुछ पूछते रहा करो, कुछ बताते रहा करो, आप बीती सुनाते रहा करो। चलो तो भाई, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक पार्टनरशिप एक्ट 3, कंपनीज एक्ट 4, एलएलपी एक्ट 5, ये 5 एक्ट पढ़ने हैं हम लोगों को फाउंडेशन लेवल पे। और एलएलपी तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे दिया हुआ, आपके यहाँ काफी शॉर्ट में दिया हुआ है। चलो ठीक है भाई, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही शुरू करेंगे हम लोग। कहां से? सेक्शन 2 क्लोज एच से। तो फिर तो भाई नई क्लास में शुरू करें इसको, क्योंकि अब तो हमारे पास 5 मिनट बची हैं बस। ऐसे 5 मिनट में शुरू करके कोई फायदा लग नहीं रहा है ना। नई क्लास में शुरू करते हैं फ्लो से एक। तो कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डेफिनेशन पार्ट सी, सेक्शन 2 क्लोज एच से। कोई डाउट है, छोटे मोटे कंफ्यूजन है कंपनीज एक्ट में, तो वो पूछ लो या मैं पूछ लूं थोड़े बहुत। बताओ आप लोग, आशीष, गौरव, कुछ डाउट्स कंफ्यूजन कुछ है तो बताओ। नो सर, वो सर अध्याय नंबर वाली बुक्स कब तक आएंगी, आइडिया है? सॉफ्ट कॉपी तो मिल गई ना, नहीं मिली गौरव? सॉफ्ट कॉपी सर मेरे को मिली है, उसमें से है ना कुछ पेज है ना, मतलब ब्लर है, मतलब क्लियर नहीं है। सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ फाइल मैंने बना के डलवाई थी यार, पूरी एप्लीकेशन पे, ये वाली पूरी। उसमें एलएलपी, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज एक्ट, सारा ही कुछ दिया, फुल सिलेबस मैंने। वो ब्लर हो रहे हैं उसमें कुछ? हाँ, कुछ पेजेस मेरे ब्लर हो रहे थे उसमें। चलो कोई नहीं, मैं बोलता हूँ आज भी, है ना, दोबारा अपलोड कर देंगे उसको भी, और हार्ड कॉपी भी भिजवा देंगे। ओके। ठीक है, चलो अच्छा बताओ मुझे, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जाते जाते एक दो चीजें बता जाओ बस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता था भाई? आउटसाइडर को, इनसाइडर को? इनसाइडर को सर। आउटसाइडर को। केस का नाम क्या था उसमें जो पढ़ा था हमने इंडोर मैनेजमेंट में? मेन जो केस था, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तरकुआंड, है ना? उसके फिर 5 एक्सेप्शन पड़े थे। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स का केस क्या था? मैंने सर वाली क्लास अटेंड नहीं कर पाया था नेटवर्क की। अल्ट्रावायर्स का केस था एसबरी रेलवे कैरिज कंपनी वर्सेस रिचे, है ना? ये सर, ये तो पढ़ा। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शन है टोटल? सर 266। 266, जिसमें से सेक्शन 1 किस चीज का है? सेक्शन 1 सर है अप्लाइड का, जो हमारा सेक्शन एप्लीकेबिलिटी कहाँ का। कहाँ लागू। हाँ, एप्लीकेबिलिटी का। ठीक है, हम लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कितने सेक्शन पढ़ने हैं यहाँ फाउंडेशन में? फाउंडेशन में सर 1 to 75 75 हमारे एक्ट सेक्शन पढ़ने हैं। बस बस वही 75 तक ही है हमारे यहाँ बस। बाकी तो शिफ्ट हो गए ना इधर उधर, और जो बच्चे भी हैं वो तो इंटर में पढ़ेंगे बच्चे कुछ है तो। ठीक बात है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है? होता है होता है सर। सर, पर होता है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से। 2019 है सर, उसके वजह से। ठीक बात है। ठीक है। क्या कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होता है, वॉइड होता है? अवॉइड होता है सर। वॉइड होता है। तो कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो क्या बार्टर सिस्टम भी चलेगा, मतलब नॉन मॉनेटरी बार्टर कंसिडरेशन सिस्टम चलेगा? चलेगा। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना। चलो ठीक है यार, नेक्स्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट से ही शुरू करेंगे हम लोग अब, सेक्शन 2 क्लोज एच से। इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्ययनम अकेडमी एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते सर, ध्यान रखिएगा आप। जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग।